लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ा था। तो हमने कहा था इकोनॉमिक्स हर चीज में है। अपना डे टू डे लाइफ में अगर हर चीज में देखें तो क्या लगा रहे हैं हम, इकोनॉमिक्स ही लगा रहे हैं। हमारे पास टाइम कम है, उस टाइम को कहाँ यूटिलाइज करें, पढ़ने में यूटिलाइज करें या पबजी खेलने में यूटिलाइज करें, ये भी तो क्या है, रिसोर्सेज। टाइम क्या है, रिसोर्स, वो क्या है, स्केर्स। उसके यूजेस बहुत ज्यादा है, टाइम के यूजेस बहुत ज्यादा है ना, बहुत यूजेस हैं घूमने फिरने के लिए, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, तो यूजेस बहुत ज्यादा है। तो अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा किस पर्पस के लिए कितना कितना एलोकेट करें। ट्यूशन जाना है कि नहीं जाना है, पढ़ाई को कितना समय दें, दोस्तों को कितना समय दें, पबजी को कितना टाइम दें। ठीक है, चलिए। तो हमने कहा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कहां से इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है, दैट इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। कि रिसोर्सेज कम है, और कोई भी चीज कम या ज्यादा जब बात करते हैं तो वो किसी चीज के कंपैरिजन में बात होता है, दैट इज रिलेटिव स्केर्सिटी होती है। कैसे होती है स्केर्सिटी, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है जब हम किसी चीज से उसको कंपेयर करते हैं तो अपन उसको बोलते हैं रिलेटिव स्केर्सिटी। हमने कहा ये रिलेटिव स्केर्सिटी, सी फाउंडेशन में 1 नंबर का क्वेश्चन है रिलेटिव स्केर्सिटी, इसलिए मैंने बता दिया आपको। हमने कहा कि रिसोर्सेज कम है, यूजेज ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितने किस पर्पस के लिए रिसोर्स को कितना कितना एलोकेट करें। तो रिसोर्सेज को बांटना पड़ेगा, दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। यही हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि बताया था बर्थडे पे आपको 5000 मिल रहे हैं, अब उसमें आपके पास कई ऑप्शंस है, खुद के लिए ड्रेस परचेज करने का, फैमिली वालों को पार्टी देने का, फ्रेंड्स को पार्टी देने का, सर को पार्टी देने का, या कुछ कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो उसमें आपके पास रिसोर्सेज स्केर्स हो गए, मनी, और आपको उसको डिसाइड करना पड़ेगा, यूजेस बहुत ज्यादा हो गए, ऑल्टरनेटिव्स कई हैं हमारे पास, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा किस पर्पस के लिए कितना कितना एलोकेट करें। तो उस हिसाब से हमने कहा कि वो भी क्या है, इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर यूज एक ही होता, मिल्क है उसको सिर्फ पीने के लिए यूज कर सकते और कोई उसका यूज कर ही नहीं सकते थे, तो क्या कोई डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती। 5 लीटर है, 10 लीटर है, जितना भी है दूध पी लो, जितना है जब तक पी लो, नहीं है तो बात खत्म। क्या कोई डिसीजन मेकिंग आएगी इसके अंदर, क्या कोई चॉइस करनी पड़ेगी, नहीं। तो हमने ये कहा कि उस केस के अंदर फिर वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनेगी ही नहीं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो वहां आ रही है जहां पर रिसोर्सेज कम है और जहां पर ऑप्शंस हमारे पास ज्यादा है, उनके यूजेस ज्यादा है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है किस पर्पस के लिए कितना कितना अपन उसको एलोकेट करें। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट यहां तक? फिर अपन ने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उनसी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। पूरी इकोनॉमिक्स में यही चल रहा है कि रिसोर्सेज कम है, यूजेस ज्यादा है, किस पर्पस के लिए कितना यूज करें, ये हमें डिसाइड करना है। दिस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और होती क्यों, वो लिख दिया, अराइजिंग आउट ऑफ द फैक्ट that the resources are scarce in relation to their wants and scarce resources have alternative uses। कोई दिक्कत यहां तक? फिर अपन ने बात करी इकोनॉमिक्स 2 तरीके की होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, यहां तक तो इकोनॉमिक्स है ये, तो इसलिए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। किस लेवल पर, माइक्रो लेवल पर, छोटे लेवल पर, द लेवल ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। और स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी से कुछ भी कम, इकोनॉमी से कुछ भी कम, जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की स्टडी करना, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की स्टडी करना, ये सब क्या होगा आपके पास, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा। पूरी इकोनॉमी से कुछ भी कम, जैसे टेक्सटाइल या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो क्या ये पूरी इकोनॉमी है, नहीं। तो ये भी किस में आएगा, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे तो भी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ही है। क्लियर है? फिर अपन ने बात करी मैक्रो इकोनॉमिक्स। पूरी इकोनॉमी के लेवल पर जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, इसी को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे हम नेशनल इनकम निकालते हैं इंडिया की। क्लियर है? अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के लेवल पर बात करते हैं, टोटल कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। एग्रीगेट डिमांड, देखो इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई,
माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप पढ़कर आए क्लास 11th में, हाँ, डिमांड और सप्लाई पढ़ी थी ना, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, वो दोनों ही क्या थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे अपन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या, एक प्रोडक्ट डिमांड की बात कर रहे हैं, एक गुड की डिमांड की बात कर रहे हैं, नहीं, यहां पर साल में जितने भी गुड्स हमने प्रोड्यूस किए, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पूरे साल में हमने प्रोड्यूस किए हैं, उन सब की कलेक्टिव डिमांड की बात की जा रही है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत इसके अंदर, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, चैप्टर आएगा अपने पास, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 3 चैप्टर्स होंगे इसके अंदर और 12 नंबर की वेटेज होगी। नेशनल इनकम आएगा अपने पास, 3 चैप्टर होंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और ये आपके पास 10 मार्क्स का होगा। तो ये इस तरीके से आपके पास ये पढ़ेंगे। फिर अपन ने बात करी इकोनॉमी क्या होती है, तो हमने कहा इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है, दैट इज इकोनॉमी इज अ सिस्टम स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, जो हमें उस एरिया में जो लोग रहते हैं वो कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं और किस लेवल पर कर रहे हैं, उनका फ्रीक्वेंसी क्या है, उनकी वॉल्यूम क्या है, ये हमें कौन बताता है, इकोनॉमी। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि हमें उस एरिया में रहने वाले लोगों के बारे में पता चलता है कि उस एरिया में रहने वाले लोग कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और किस लेवल पर करते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या वॉल्यूम है, ये सब पता चलता है। तो एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन क्या है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। तो इसका मतलब ये बताता है कि वहां के जो लोग हैं वो अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं। तो हमने कहा इकोनॉमी इज अ सिस्टम स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया दैट रिवील्स अबाउट द nature and level of economic activities in that particular area. It shows how the people of the concerned area earn their living. ये हमें ये बताता है कि उस एरिया में रहने वाले लोग अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या लेन देन हो रहा है उनके बीच, ये सारी बातें हमें बताता है इकोनॉमिक्स। दैट इज इकोनॉमी बताती है, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम। कोई दिक्कत इसमें? तो कल अपन ने यही पढ़ा था, बस इतना सा पढ़ा था। तो ये तो सब अपन ने बेसिक पढ़ा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे वो क्लास 12th हो, पहली क्लास में यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब अपने को 11th क्लास का कुछ नहीं पढ़ना है, अब अपने को डायरेक्टली 12th क्लास का पढ़ना है। अब हम आगे चलते हैं, आज नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल इनकम में हमारे पास 3 चैप्टर हैं। नेशनल इनकम फर्स्ट यूनिट है और नेशनल इनकम में 3 चैप्टर हैं। ये आपके पास 10 मार्क्स आउट ऑफ 80 अगर मैं बात करूं इसमें, ये हमारे पास कितने मार्क्स की आएगी, दैट इज 10 मार्क्स का नेशनल इनकम से आता है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट, टोटल इसमें 3 चैप्टर्स होंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। अगर अपने टीआर जैन के हिसाब से देखें, बीके ओरी टीआर जैन में देखोगे तो पहले 3 चैप्टर मिलेंगे। हाँ, शायद पहला चैप्टर हो सकता है उन्होंने इंट्रोडक्शन का बना दिया है ना, इस इंट्रोडक्शन को पढ़ के कोई फायदा है नहीं, कुछ ऐसा नहीं है जो इसमें पढ़ना है। बाकी कुछ होगा तो बाद में देखेंगे, रीड करेंगे। पहला चैप्टर आपको कहां से पढ़ना है, इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर आपके पास में, एक बार दिखाओ, बुक चेंज किया है, कुछ सेम है, बस कवर तो हर साल चेंज कर देते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स दे रखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, ये सब इसमें कुछ ऐसे बताने लायक है नहीं। सिग्निफिकेंस और पॉलिसी बेफालतू का दे रखा है। एक और है इंडियन इको, ये तो मैक्रो है, इस बार मोटी भी कर दी है थोड़ी, इस बार मोटी भी कर दी है थोड़ी, क्या डाला है। ठीक है, अपन चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में कुछ पढ़ने वाला है नहीं, आप सेल्फ भी देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, और कुछ उसमें से ना पूछा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया, बता देंगे, बाद में पढ़ना, जब पूरी बुक पढ़ लो तब उसको पढ़ लेना। इंट्रोडक्शन का मतलब यही होता है ना, लास्ट में पढ़ना, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे अपन। तो आपकी बुक का चैप्टर है, वैसे मेरे हिसाब से नेशनल इनकम का चैप्टर नंबर 1 ही है नेशनल।
और नेशनल इनकम के चैप्टर नंबर 1 में इसमें टोटल 3 चैप्टर आएंगे। जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसमें कुछ टॉपिक्स आएंगे। क्या क्या टॉपिक्स आएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्या आएगा आपके पास? गुड्स को क्लासिफाई करना सीखें। आज की क्लास में बस यही सीखें, ये भी पूरा हो जाएगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। दूसरा स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड, इसमें डिफरेंस समझेंगे कि स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है, स्टॉक वेरिएबल्स क्या है और फ्लो वेरिएबल्स क्या है। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो अपन पढ़ते हैं कि इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। दैट इज 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। उन 4 सेक्टर कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इंटर सेक्टरल फ्लोज। फिर हम पढ़ेंगे इंटर सेक्टरल फ्लोज। ये सेक्टर एक दूसरे से आपस में कुछ लेन देन करते हैं, कुछ एक्सचेंज करते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे फ्लो होते हैं उनके बीच। और फिर अपन पढ़ेंगे लास्ट में दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये इसमें मेजर टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये अपने को टॉपिक पढ़ने हैं 3 और 2 5 टॉपिक पढ़ने। 5 टॉपिक में चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मेजर पार्ट यहीं से हो जाएगा। बाकी आप रीड, कभी भी मैं आपको बुक से रीड कराऊंगा, ऐसा नहीं कि बुक से रीड नहीं करेंगे, बुक की एक एक लाइन रीड करेंगे, लेकिन पहले अपन पढ़ेंगे और फिर अपन रीड करेंगे, साथ साथ याद होता चला जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, सिलेबस बहुत छोटा है, कहने को चैप्टर्स बड़े हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के 11 चैप्टर बहुत आसान है, बहुत छोटे हैं। इंडियन इको में आसान है, लेकिन वो हद से ज्यादा आसान है। पता नहीं, जो चीज जो बहुत ज्यादा आसान हो जाए वही मुश्किल लगने लगती है। होता है, एक लेवल ठीक ठाक सा होना चाहिए, नहीं तो बहुत लेवल नीचे चला जाता है तो वो मुश्किल लगने लग जाती है। तो इंडियन इको का वैसा हाल क्यों है? क्योंकि थ्योरी है, ईवीएस टाइप्स है, मतलब सिर्फ हिस्ट्री टाइप्स या ईवीएस टाइप, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ अपने को कुछ समझने में दिक्कत है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, अपने को याद करने में दिक्कत। तो वहां पर अपने को रिवीजन चीजें चाहिए होंगी इंडियन इको के अंदर। यहां पर तो लॉजिकल चीजें हैं, तो कम रिवीजन पे भी आपको चीजें याद हो जाएंगी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 1। पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स को क्लासिफाई करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। गुड्स को क्लासिफाई करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक है, बात करना है गुड्स को क्लासिफाई करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, पहला तरीके की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो एक तरीका आएगा अपने पास
तो दो तरीके से कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो पहला तरीका है आपके पास, दैट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। और दूसरा तरीका होगा हमारे पास कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। अब इनको अपने को समझना है कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या हैं, इनके बारे में अपने को पढ़ना। तो आइए एक एक करके समझते हैं इनके बारे में। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स, पहला पॉइंट, which have crossed the boundary line of production, which have crossed the boundary line of production का मतलब क्या? जिनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होंगे बताओ? जिनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट, क्या ये रेडी फॉर यूज है? यस। तो हमने कहा फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड, विच आर रेडी फॉर यूज, which are ready for use by their final users। फाइनल यूजर के द्वारा रेडी फॉर यूज है। फाइनल यूजर कौन होगा? फाइनल यूजर कौन होगा? क्या तो कंज्यूमर या तो प्रोड्यूसर। भाई क्या तो कोई कंज्यूम कर रहा होगा या तो प्रोड्यूस करने वाला खरीद रहा होगा। तो फाइनल यूजर क्या तो कंज्यूमर होगा या तो प्रोड्यूसर। अगर फाइनल यूजर कंज्यूमर हुआ तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। क्या कहेंगे इसको हम? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। और अगर फाइनल यूजर प्रोड्यूसर हुआ तो क्या कहेंगे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। हमने क्या कहा? फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स हैं, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। क्या वो रेडी फॉर यूज है फाइनल यूजर्स के द्वारा? यस, विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल यूजर कौन होगा? क्या तो कंज्यूमर या तो प्रोड्यूसर। अगर फाइनल यूजर कंज्यूमर हुआ तो उस गुड को क्या कहेंगे? फाइनल कंज्यूमर गुड। अगर फाइनल यूजर प्रोड्यूसर हुआ तो उस गुड को क्या कहेंगे? फाइनल प्रोड्यूसर। ठीक। अब अगली बात, इसी में एक पॉइंट आता है कि जो खर्चा कंज्यूमर्स करते हैं ऑन द परचेज ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स, बाद में लिखवा दूंगा इसको, सिर्फ ऐसे लिखना है एरो डाल के। हमने कहा जो खर्चा कौन करता है? कंज्यूमर्स। किस पर? फाइनल कंज्यूमर गुड्स को परचेज करने में। उस खर्चे को क्या कहते हैं अपन? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं उसको अपन? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर incurred by the consumers on the purchase of consumption expenditure। और जो खर्चा प्रोड्यूसर्स करते हैं ऑन द परचेज ऑफ फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, उसको अपन क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे उसको अपन? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये बात समझ में आनी। क्लियर है? क्या पढ़ा अभी तक अपन ने? हमने कहा फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जिनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, मतलब विच हैव क्रॉस्ड द
बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जितना बोलोगे साथ में उतना याद हो जाएगा। मेन पर्पस इकोनॉमिक्स का ट्यूशन का पर्पस यही होता है कि समझने के साथ साथ याद भी यही हो जाए, घर पे हमें बैठकर याद ना करना पड़े। ठीक है, तो ट्यूशन आने का फायदा उठाओ, पैसे दे रहे हो तो वसूलो, है ना, होता ना, कुछ चीज हम दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो उसका रिटर्न तो लेना चाहिए। तो रिटर्न तब पूरा होगा, सिर्फ समझ में आ जाने से कोई बात नहीं बनेगी। समझ में जब आएगा, जब मजा तो तब है जब आप उसको सेम एज इट इज याद कर लेंगे। और याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस रिपीट करना है। इतनी बार रिपीट होगा क्लास में कि आप कहोगे सर परेशान हो गए, याद तो वैसे ही हो। हमने कहा फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। और फाइनल यूजर कौन होगा? क्या तो कंज्यूमर या तो प्रोड्यूसर। अगर फाइनल यूजर कंज्यूमर है तो उस गुड को क्या कहेंगे? फाइनल कंज्यूमर गुड। और अगर फाइनल यूजर प्रोड्यूसर है तो ऐसे गुड्स को क्या कहेंगे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जो खर्चा कंज्यूमर्स करते हैं ऑन द परचेज ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स, उस खर्चे को क्या कहते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जो खर्चा प्रोड्यूसर्स करते हैं ऑन द परचेज ऑफ फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, उसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। अभी बुक में डेफिनेशन दे रखी है कंजप्शन एक्सपेंडिचर की और इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंज्यूमर्स ऑन द परचेज ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स, उसी को क्या कहते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो बताओ क्या डेफिनेशन में कुछ अलग से कुछ याद करना है? तो ये सारी चीजें आपको एज इट इज याद हो जाएंगी। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंज्यूमर्स ऑन द परचेज ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स, उसको कहेंगे हम दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मुझे बताओ फाइनल गुड्स है क्या? फाइनल गुड्स में अभी वैल्यू एडिशन करना कुछ बाकी है या वैल्यू एडिशन कंप्लीट हो चुका होगा? वैल्यू एडिशन का मतलब अब उसमें कुछ रुपए जोड़ने हैं क्या? किसी भी प्रकार कंप्लीट हो चुका है। तो अपने इसमें तीसरा पॉइंट बनाएंगे दैट इज वैल्यू इज नॉट टू बी एडिड। वैल्यू इज नॉट टू बी एडिड। लिख लो, हाँ अभी लिख लो। क्लास का तो ऑलवेज जैसे अपन लिख रहे हैं लिखते रहो क्लास में। जितना लिखोगे जितना बोलोगे यही बेनिफिट है। होता क्या है कि अपन ये बच्चा ये चीज को सोच के और आलसी हो जाए कि मैं लिखूं ना। वो मैंने अकाउंट्स में कल जानबूझ के मना किया था क्योंकि मेरे को कवर कराना था कोई टॉपिक, तो मेरे को थोड़ा जल्दी लिखना था। मैं उसको साफ सुथरा लिख के दूंगा तुम्हें और उस टाइम कहूंगा कि अब लिख लो मेरे साथ साथ ये चीज, ठीक है। लेकिन इसको तो मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, लिख लो घर पे। अपने नोट से जो पढ़ने का मजा है वो अलग ही। हाँ ये ऑलवेज अवेलेबल होंगे, तुम इसमें नहीं है कि नहीं होंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इस पे ना स्पेस की थोड़ी सी समस्या रह जाती है। बोर्ड पे तो क्या कर देते हैं अपन, छोटा लिखने की आदत थी, इस पे छोटा लिखने की भी आदत नहीं है। छोटा कर देंगे, क्यों कर देंगे ना छोटा, चलिए। एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। अब आगे इंटरमीडिएट। चलिए सिस्टम तो बढ़िया है इसके भी। चल अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स, इसके जस्ट क्या लिखेंगे? अपोजिट लिखेंगे। पहला पॉइंट विच हैव क्रॉस्ड और विच हैव नॉट क्रॉस्ड, जिनका प्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, विच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, विच हैव नॉट क्रॉस्ड
द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जिनका अभी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, या तो प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है या तो वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, और विच आर नॉट रेडी फॉर यूज। ये रेडी फॉर यूज होंगे कि नहीं होंगे? विच आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। क्या इनका वैल्यू एडिशन कंप्लीट हो चुका है या वैल्यू अभी ऐड होनी है? अभी होनी है, तो हम कहते हैं वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड। वैल्यू इज स्टिल टू। ये बात समझ में यहां तक? इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, तो हमने कहा अभी तक क्या बात समझी कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जिनका क्या तो प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो रेडी फॉर यूज नहीं है फाइनल यूजर्स के द्वारा, या फिर उनका वैल्यू एडिशन कंप्लीट नहीं हुआ है ना। ये दोनों तो एक ही बात, एक जैसी होगी। और साथ में लिखते हैं क्या तो प्रोडक्शन कंप्लीट। देखो, जब दोनों चीज कंप्लीट हो जाती है, प्रोडक्शन भी कंप्लीट और वैल्यू एडिशन भी कंप्लीट, तो वो फाइनल गुड। अगर प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया लेकिन अभी वैल्यू एडिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर वो क्या होगा? इंटरमीडिएट। एग्जांपल लेते हैं। अगर एक रिटेलर है जिसने शर्ट परचेज करी, एक रिटेलर है जिसने शर्ट परचेज करी होलसेलर से, 900 रुपीज में वो शर्ट परचेज कर लाया, और अब वो कंज्यूमर को, कस्टमर को कितने में बेचेगा? 1000। तो मुझे बताओ, ये जो शर्ट है इन द हैंड्स ऑफ रिटेलर, ये इंटरमीडिएट गुड होगा या फाइनल गुड होगा? इंटरमीडिएट गुड। क्यों? क्योंकि अभी इसमें इसने 100 रुपीज अभी और ऐड करने हैं, लेकिन एक बार जब ये कस्टमर को 1000 रुपीज में बेच दी इसने, तो अब उस कस्टमर के हैंड्स में ये क्या बन जाएगा? फाइनल गुड बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमने कहा जब वैल्यू एडिशन कंप्लीट नहीं होता तो उस केस में वो इंटरमीडिएट गुड रहता है। इवन शर्ट तैयार है, शर्ट तो रेडी है ना, रेडी फॉर यूज है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी उसका वैल्यू एडिशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आपको ध्यान, फाइनल क्लियर है? तो हम यही तो कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड। तो ये बात अपने को समझ में आ गई। तो इसमें अपन कहते हैं इन अदर वर्ड्स, इंटरमीडिएट गुड्स are those goods which are purchased by one firm from another firm, either as raw material or as goods for रीसेल। तो अगर किसी ने रीसेल करने के इंटेंशन के साथ कोई गुड्स खरीदे हैं, जैसे कि अभी हमने कहा रिटेलर ने शर्ट परचेज करी थी 900 रुपीज में होलसेलर से, क्योंकि वो उसको आगे बेचना चाहता है 1000 रुपीज में। तो मुझे बताओ, तो बताइए क्या जो ये शर्ट इन द हैंड्स ऑफ रिटेलर है, ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है? तो हमने कहा जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस, यहां पे फर्म का मतलब क्या है? बिजनेस। तो हमने कहा एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से गुड्स खरीदता है, क्या तो रॉ मटेरियल के यूज करने के लिए या उनको आगे बेचने के लिए, तो वो हमेशा क्या होंगे? इंटरमीडिएट गुड्स हो। तो हम क्या कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स, 3 पॉइंट का, विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, which are not ready for use by their final users,
value is still to be added. In other words, intermediate goods are those goods which are purchased by one firm from the another firm either as raw material, क्या तो raw material के तौर पे, or as goods for resale purpose. क्लियर है यहाँ तक? नींदों में हो तुम? अरे बिल्कुल, रात को क्या कर रहे थे बताओ? मेरी 4:30 बजे आँख खुल गई थी, बताओ जब क्या कर रहे थे? फिर मैं सोचता रहा यार अभी तो टाइम ही नहीं हुआ है 4:30 बजे, फिर दोबारा सोया, बड़ी मुश्किल से आधा पौने घंटे बाद नींद आई। हाँ, इसको चेहरे देखो, बड़ी कोई भी बता देगा तुम्हें, देख के दूर से बता देगा ये तो सो रहा है क्लास में बैठे बैठे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, स्पेस की बड़ी मारामारी है हमारे पास। चल तो भी हो जाएगा छोटा, हम कर देंगे यार, छोटा कर देंगे, ऐसे नहीं मानेगा तो ऐसे मानेगा, मानना तो पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए ये हो गया अपने पास। तो ये आपको समझ में आ गया फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट। एक बार दोबारा से हमने कहा गुड्स का क्लासिफाई करने के कितने तरीके हैं अपने पास? दो तरीके। एक तरीका क्या है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा तरीका क्या है, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। पहले अपन ने पढ़ा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। हमने कहा फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं, 3 पॉइंट आए। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स, पहला पॉइंट, विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, which are ready for use by their final users and value is not to be added. कोई दिक्कत इसमें? हमने कहा इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे इसके तीनों अपोजिट पॉइंट होंगे। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which have not crossed the boundary line of production, which are not ready for use by their final user and value is still to be added. अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये कैसे गुड्स हैं? इन अदर वर्ड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम द अनदर फर्म। एक बिजनेस दूसरे से खरीद रहा है, क्यों, किस पर्पस के लिए? आइदर एज रॉ मटेरियल, क्या वो उसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करेगा और फिर आगे बेचेगा, और एज गुड्स फॉर रीसेल। यही होता है ना, एक तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक ट्रेडिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब गुड्स खरीदे, बनाया और फिर बेचा, और ट्रेडिंग का मतलब गुड्स लाए और फिर आगे तुरंत बेच दिया, सेम फॉर्म में बेच दिया। समझ में आती बात? तो दोनों ने, अगर एक बिजनेस ने दूसरे से खरीदा तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। हाँ जी, तो आपने ये इंटरमीडिएट गुड्स क्वालीफाई इन अदर वर्ड्स ये वाला पॉइंट लाता है या फिर आपने समझाने लिख रखा है, डिफाइन करने का दूसरा तरीका है। ये बुक में आपकी सारी लाइन बुक से उठाई गई है, एक भी लाइन इधर की उधर नहीं है, टेंशन ना लो। नहीं मेरे को वो नहीं है, जैसे मतलब पेपर में आया क्या? हाँ लिखना है, हाँ तो लिखना है, नहीं ये बातें भी लिखनी है, ये भी लिखना है, छोटा क्यों करना है उसको? ये सारी चीजें बुक में लिखी हुई है। मैं कोई भी चीज अपने आप से ना तो मैं ऐड करता हूं कभी भी, और ना मैं कुछ अलग तरीके से लिखवाता हूं। बिल्कुल एज इट इज, सेम लाइन के साथ, सेम लैंग्वेज के साथ आपको ये बुक्स में मिलेंगी। तो आपको यही सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कि जो बुक में लिखा हुआ है टीचर वही पढ़ा रहा है, बिल्कुल एज इट इज। ये नहीं कि अपनी लैंग्वेज में लिखवा दिया फिर तुम कुछ का कुछ समझ रहे हो, सामने टीचर कुछ का कुछ समझ रहा है, नहीं। सेम एग्जाम्पल होंगे, सब कुछ सेम होगा, जो एज इट इज किताब में है वो सब कुछ आएगा आपके पास, कुछ अलग से नहीं होगा। ठीक है, तो घबराने की टेंशन नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब अपने को ये सोचना है, क्या एक ही गुड, क्या अपन लिस्ट बना सकते हैं कि ये पेन जो है ये फाइनल गुड होगा, ये मिल्क जो है, मान लो दूध की बात करें तो ये फाइनल गुड होगा? क्या हम क्लासिफाई कर सकते हैं कौन सा गुड फाइनल गुड है और कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड है? क्या हम क्लासिफाई कर सकते हैं? नहीं। मैंने क्या पूछा, क्या ये माउस क्या हमेशा ही फाइनल गुड होगा या हमेशा ही इंटरमीडिएट गुड होगा? क्या हम किसी गुड को ये कह सकते हैं ये ऑलवेज फाइनल गुड, ये ऑलवेज इंटरमीडिएट गुड? बताओ जरा। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एक ही गुड फाइनल गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, लेकिन ये किस बात पर डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड होगा या इंटरमीडिएट गुड होगा? वो उसके एंड यूज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा? एंड यूज पे। अगर वही मिल्क की बात करें तो दूध हम घर पर चाय बनाने के लिए यूज करें या पीने के लिए यूज करें तो वो कौन सा गुड होगा? फाइनल गुड। क्लियर है? उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना, कुछ प्रोडक्शन नहीं होना, सब चीजें।
लेकिन अगर वही एक रेस्टोरेंट में यूज किया जा रहा है, कैफे पे यूज किया जा रहा है मान लो, तो वहां पे अगर हम बात करें कॉफी सर्व करने के लिए या टी सर्व करने के लिए, तो वो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। बात समझ में आई? तो हमने कहा एक ही गुड, हम कभी कोई लिस्ट नहीं बना सकते कि ये गुड तो हमेशा फाइनल गुड होंगे और ये हमेशा इंटरमीडिएट गुड होंगे, ऐसा हम नहीं बना सकते। एक ही प्रोडक्ट आपका सेम गुड मे बी एन फाइनल गुड, मे बी अ फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स एंड यूज। ये किस पर डिपेंड करेगा, उसके एंड यूज पर डिपेंड करेगा कि उसका एंड यूज क्या है। जैसे अगर पेपर परचेज किया एक स्टूडेंट ने, पेपर परचेज्ड बाय स्टूडेंट, कौन सा गुड होगा, फाइनल या इंटरमीडिएट, फाइनल। लेकिन वही पेपर एक पब्लिशर परचेज करे बुक प्रिंट करने के लिए, तो वो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट। तो समझ में आया, द सेम गुड मे बी अ फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड। कुछ तो कलाकारी करें। उल्टा हो गया यार ये तो। देखो, तो हमने कहा एक ही गुड क्या हो सकता है आपके पास, फाइनल गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। सेम गुड में भी फाइनल गुड और इंटरमीडिएट। द सेम गुड में भी है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट। ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, चलो इसको हमने कहा डिपेंड्स ऑन इट्स एंड यूज। तो क्या सिस्टम होगा, तो बैकग्राउंड पे क्लिक कर सकते हो। अब इस पे करते ही आ जाता है, बैकग्राउंड तो चेंज होगा, ये यहां से शिफ्ट नहीं हो सकता। अब इस पे क्लिक करते ही आ जाता है, समझ गए ना? यहाँ पे एंड यूज लिखो, यहाँ पे एंड यूज लिखो, लिखो लिखो आप लोग लिखो, ठीक है। ये उस पे एंड यूज पे डिपेंड करेगा। अरे दिमाग लगाए तो इंसान क्या नहीं कर सकता, दिमाग लगाए तो इंसान क्या नहीं कर सकता। जो कोई, हमने भी तो कसम खाई है कि हम भी तो करके मानेंगे, ठीक है। इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हम, आखिरकार टीचर हैं। क्लियर है? अब देखो, ये देखो, दिमाग लगाया ना, लिखना ही है तो ऐसे नहीं तो ऐसे सही, काम सारे बनते हैं, बस दिमाग होना चाहिए कि अब ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर लेते हैं भाई, है ना, इतना सी बात। तो हमने कहा एक ही गुड क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड हो सकता है। और अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल लिख लो, पेपर परचेज्ड बाय स्टूडेंट, पेपर परचेज्ड बाय स्टूडेंट, तो ये फाइनल गुड हो जाएगा। पेपर परचेज्ड बाय पब्लिशर, पेपर परचेज्ड बाय पब्लिशर,
ये इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। और एक एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है, इस लिख लो मिल्क। दूसरा एग्जांपल लिख लो, मिल्क यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स फॉर मेकिंग टी और कॉफी। मिल्क यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स फॉर मेकिंग टी और कॉफी, ऐसा लिख सकते हैं एग्जांपल में। मिल्क यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स फॉर मेकिंग टी और कॉफी, ठीक है। ठीक, और दूसरा इंटरमीडिएट को क्या हो जाएगा आपके पास में, मिल्क यूज्ड बाय रेस्टोरेंट्स फॉर सर्विंग टी और कॉफी। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब आप दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर ये क्लासिफिकेशन पढ़ क्यों रहे हैं, हमें ये करना ही क्यों है, डिसाइड क्यों करना है कि ये फाइनल गुड है और ये इंटरमीडिएट गुड है। सवाल आना चाहिए दिमाग में जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि भाई इसको फाइनल गुड कहेंगे, इसको इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट आपका फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। हम ये कहानी पढ़ के चले रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए जब हम जीडीपी एस्टिमेट करते हैं, जीडीपी एस्टिमेट मतलब जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीडीपी क्या होती है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पूरे साल में, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पूरे साल में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ये अगली वाले चैप्टर में आएगा, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, या आप ऐसा समझ लो हमारी कंट्री के अंदर पूरे साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हमने किए हैं, उनकी वैल्यू को अगर हम टोटल कर लें तो उसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ये सब लिखवाऊंगा, फालतू जो भी बोलता हूं टेंशन ना लेना, सब आएगा, जब आएगा तब लिखवाएंगे, है ना। अभी तो उस पर फोकस करते हैं, अभी समझने पर फोकस करें। तो हमने कहा हम पढ़ क्यों रहे हैं कि ये फाइनल गुड है और ये इंटरमीडिएट गुड है, हम क्लासिफिकेशन करना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि जब हम जीडीपी को एस्टिमेट करते हैं तो उस टाइम पर सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को काउंट किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को काउंट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, उसका रीजन है क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूडेड होती है। तो अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को फिर दोबारा से इंक्लूड कर दिया तो एक प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, जगह कम है, डबल काउंटिंग। हाँ? इसके साथ अपन नीचे लिख सकते हैं, इसमें इसको नीचे लिखोगे आप। हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी ओनली द वैल्यू ऑफ, इसी के नीचे लिखना है आपने, ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड, because value of
intermediate goods is already included in the value of fine goods. ठीक है, अपन ने ये कहा कि इसके अंदर आपके पास ऑलरेडी ये चीजें इसके अंदर क्लियर है। क्योंकि हम जीडीपी जब एस्टिमेट करते हैं, हम जीडीपी क्या है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने पूरे साल में प्रोड्यूस करे हैं उन सब की वैल्यू के टोटल को ही क्या कहते हैं, अपन जीडीपी कहते हैं। बाकी एग्जैक्ट मीनिंग अपन बाद में लिखेंगे, नेक्स्ट उसमें आएगा जीडीपी भी आएगा। तो जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। पूरे साल में हमने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करे उन सब की वैल्यू को अपन क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक, अगर हमने इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को भी काउंट कर दिया तो फिर क्या प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, वैल्यू ऑफ intermediate goods is included, then the problem of double counting will arise। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं, ये वैसे से टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। बट मैं इसको लिखवा देता हूं यहीं पर फिलहाल। काउंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ गुड मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा अगर हम काउंट कर देते हैं एक गुड की वैल्यू को, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ गुड मोर देन वंस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। देखो, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ गुड मोर देन वंस मतलब इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को भी आपने काउंट कर लिया तो फिर क्या होगा, दो बार वैल्यू काउंट होगी ना एक गुड की वैल्यू को, तो इसलिए अपन ने कहा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी। इस पर एक एग्जाम्पल भी आता है। ठीक है, मुझे ये बताओ, अभी तो शॉर्ट ले लेते हैं, बाद में इसको दोबारा से मैं लिखवा दूंगा। आपने वुड परचेज करी, परचेज्ड वुड ₹10,000 की, आपने इससे क्या बना दी, चेयर्स। ठीक है, और चेयर्स को बेचा 20,000। तो क्या इस 20,000 के अंदर क्या ऑलरेडी 10,000 वुड का इंक्लूडेड है? तो हमने कहा ऑलरेडी इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ वुड ₹10,000। लेकिन अगर हमने फिर भी काउंट कर दी वुड की वैल्यू को तो फिर कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंट। कोई दिक्कत इसमें? तो ये पार्ट अपने पास, आधा पार्ट अपन ने यहां तक कर लिया, पूरा हो नहीं पाया आज, ये समस्या है। यहां तक देख लो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर देखते। लिख लिया? लिख लो अगर नहीं लिखा है तो। ये आधा चार्ट और बनना था अभी पूरा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी आएगा, सब कुछ लिखवाएंगे, जीडीपी भी लिखवाएंगे, सब कुछ लिखवाएंगे, लेकिन धीरे धीरे।
है ना, जल्दीबाजी है ही नहीं। अगर सिलेबस जल्दी पे करने पे आए तो 2-3 महीने का सिलेबस नहीं है सारा का सारा इकोनॉमिक्स का, तो इसलिए आराम से करना है। इकोनॉमिक्स का एक टारगेट है अपने को कि याद करना, क्लास के अंदर ही अपने को चीजें याद होनी चाहिए, तब अपना क्लास अटेंड करने का फायदा है, नहीं तो क्या फायदा है ना? स्कूल में तो खैर समझ में भी नहीं आता, लेकिन समझ में आ जाए बस उतने से काम नहीं करता, याद होना चाहिए। पेपर में क्या लिखना है बच्चे को, पेपर वाले दिन तो सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखिए हमने कहा क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। हमने कहा नेशनल इनकम का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। टोटल नेशनल इनकम 10 मार्क्स की आएगी, जिसके अंदर कुछ ये टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, इंटरसेक्टरल फ्लोज एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहला टॉपिक अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो हमने कहा गुड्स को क्लासिफाई करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक तरीका है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा तरीका है कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। हमने कहा फाइनल गुड्स वो गुड्स है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production, which are ready for use by their final user and value is not to be added। फाइनल यूजर कौन होगा, या तो कंज्यूमर या तो प्रोड्यूसर। अगर फाइनल यूजर कंज्यूमर हुआ तो उन गुड्स को क्या कहेंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। अगर फाइनल यूजर प्रोड्यूसर हुआ तो उन गुड्स को क्या कहेंगे, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जो खर्चा कंज्यूमर्स करते हैं ऑन द परचेज ऑफ फाइनल कंज्यूमर गुड्स, उनको क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जो खर्चा प्रोड्यूसर्स करते हैं ऑन द परचेज ऑफ फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, उनको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है यहां तक? फिर अपन ने कहा इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे इसके तीनों अपोजिट पॉइंट बात करें आपने, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव not cross the boundary line of production, which are not ready for use by their final users and value is still to be। ये दोनों में तो एंड लगा सकते हो आप, which have not crossed the boundary line of production and which are not ready, क्योंकि जिसका प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं है वो रेडी फॉर यूज भी नहीं है। तो क्या तो आपके पास में ये दोनों में से एक बात, या वैल्यू एडिशन उसका कंप्लीट ना हुआ। भाई क्या तो उसका प्रोडक्शन कंप्लीट ना हुआ हो, या तो उसका वैल्यू एडिशन कंप्लीट ना हुआ हो, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड। मैंने कहा था शर्ट इन द हैंड्स ऑफ रिटेलर 900 रुपीज में उसने परचेज करी थी, 1000 में कस्टमर को बेचेगा, क्या अभी इसके पास ये जो शर्ट है ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड। हमने कहा इन अदर वर्ड्स इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम द अनदर फर्म आइदर एज रॉ मटेरियल और एज गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। क्लियर है यहां तक? फिर हमने कहा क्या हम लिस्ट बना सकते हैं कि ये फाइनल गुड होगा, ये इंटरमीडिएट गुड होगा? क्या हम लिस्ट बना सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड? नहीं, वही प्रोडक्ट वही गुड, क्या सेम गुड में भी फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड? यस। किस चीज पे डिपेंड करेगा, एंड यूज पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन इट्स एंड यूज। क्लियर है? एग्जांपल लिया था, अगर एक पेपर स्टूडेंट परचेज कर रहा है तो फाइनल गुड है, और वही पेपर पब्लिशर परचेज करे तो इंटरमीडिएट गुड है। अगर घर पर यूज करते हैं मिल्क को तो फाइनल गुड है, वही एक रेस्टोरेंट में यूज हो रहा है तो इंटरमीडिएट। बताइए कोई दिक्कत इसमें? फिर हमने कहा कि जब भी हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ क्यों रहे हैं, कि फाइनल गुड को और इंटरमीडिएट गुड को क्यों क्लासिफाई करें, तो क्लासिफिकेशन करने का इसलिए रीजन है ताकि हम जब भी हम अपनी जीडीपी एस्टिमेट करें तो हम जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यूज को लेते हैं, फाइनल गुड की वैल्यू को ही लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूडेड होती है, और अगर हमने फिर भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को काउंट कर दिया तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग विल अराइज। क्लियर है? काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ गुड मोर देन वंस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। बाकी इसके बारे में फिर चैप्टर में आएगा, तब फिर दोबारा बात करेंगे। इन शॉर्ट अपन ने यहां तक लिख दिया।